नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। बगल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करने की सबसे आसान और फास्ट ट्रिक सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मैथ्स और अन्य सब्जेक्ट्स के ऐसे ही कंसेप्चुअल वीडियोस मिलते रहें। बिल्कुल। और आज का जो हमारा ये डीप डाइव है, ये इन्हीं ट्रिक्स और पैटर्न्स को डिटेल में समझने के बारे में है। सही कहा। पर आज हम अपने सोर्सेज, खासकर अरिथमेटिक मेथड्स फॉर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशंस के कॉन्सेप्ट 13 और 14 पर चर्चा करेंगे। ये ट्रिक्स ना उस बिल्डिंग में छिपे हुए एक हिडन एलिवेटर की तरह है। ये हिडन एलिवेटर वाली एनालॉजी एकदम सटीक है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस के सवालों में अक्सर नंबर्स का जाल इतना उलझा हुआ दिखता है कि कोई भी घबरा जाए। हाँ, हमें लगता है कि हर एक स्टेप को मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। राइट, लेकिन आज हम जिस अप्रोच की बात कर रहे हैं वो हार्ड वर्क नहीं है, वो स्मार्ट वर्क और पैटर्न रिकग्निशन है। यानी ये जानना कि कौन सा टूल कब इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। तो चलिए हम अपना पहला हिडन एलिवेटर ढूंढते हैं। एक बहुत ही कॉमन और कंफ्यूजिंग सिचुएशन से शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई एक साथ कई अलग अलग चीजें खरीदता है और उन सब पर अलग अलग प्रॉफिट कमाता है। अब अचानक कोई पूछे कि किसी एक आइटम का कॉस्ट प्राइस बताओ, तो दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, ये तो बहुत ही क्लासिक 2 आर्टिकल वाला केस है, जो हमारे सोर्स के कॉन्सेप्ट थ्योरम में समझाया गया है। इसको रियल लाइफ सिचुएशन से समझते हैं। तो सिचुएशन ये है कि एक व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सियां खरीदता है। उसका टोटल खर्चा होता है 15,400 रुपए। ठीक है, 15,400। अब वो मेज़ों को 10% प्रॉफिट पर बेचता है और कुर्सियों को 20% प्रॉफिट पर। इन सबको बेचने के बाद उसका जो टोटल मुनाफा होता है वो है 2,080 रुपए। अब सवाल ये पूछ रहा है कि 3 कुर्सियों का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अब देखिए, अगर मैं इसको अपने स्कूल वाले तरीके से सॉल्व करूं, तो आप पक्का मेज को x मानेंगे और कुर्सी को y मानेंगे। हाँ बिल्कुल, फिर उनके अलग अलग परसेंट निकालकर एक लंबी सी इक्वेशन बनाऊंगा और पक्का बीच में ही कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर बैठूंगा। और एग्जाम सेट करने वाले यही चाहते हैं कि आप उस x और y के जाल में फंसे। पर यहाँ पर हमारा पहला टूल काम आता है, जिसे मिक्सचर एंड एलिगेशन कहते हैं। ये एक ऐसा फंडा है जो हमें सीधे बता देता है कि दो अलग अलग प्रॉफिट को किस रेशियो में मिलाया गया है। अच्छा, तो इस तरीके में हम उस x और y को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। पूरी तरह से। हमें बस 3 नंबर्स चाहिए। पहला आइटम का प्रॉफिट, दूसरे आइटम का प्रॉफिट और तीसरा पूरी डील का ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, तो मेज पर 10% प्रॉफिट है और कुर्सियों पर 20% प्रॉफिट है। लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट तो सवाल में दिया ही नहीं है। हमें सिर्फ 2,080 रुपए का प्रॉफिट दिया है। तो हमें वो परसेंट निकालना होगा। टोटल प्रॉफिट 2080 को हम टोटल कॉस्ट प्राइस यानी 15,400 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2,080 डिवाइडेड बाय 15,400। लेकिन एक मिनट, ये तो पूरी तरह कटेगा ही नहीं। ये तो एक अजीब सा फ्रैक्शन या भिन्न बन जाएगा। सही कहा। और ज्यादातर लोग इस अजीब से फ्रैक्शन को देखकर ही सवाल छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है पॉइंट में कैलकुलेशन होगी। तो क्या हम उस फ्रैक्शन को सॉल्व नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। हम उसको फ्रैक्शन के रूप में ही छोड़ देंगे। हम अपने एलिगेशन डायग्राम में एक तरफ 10 लिखेंगे, दूसरी तरफ 20 लिखेंगे और बिल्कुल बीच में इस ओवरऑल प्रॉफिट वाले फ्रैक्शन को रख देंगे। फिर बस इनका क्रॉस सब्ट्रैक्शन करना होता है। अच्छा, मुझे इसको थोड़ा विजुलाइज करने दीजिए। एक तरफ 10 है, दूसरी तरफ 20 है और बीच में उनका वो फ्रैक्शन वाला एवरेज है। ये तो मुझे किसी सीसॉ जैसा लग रहा है। क्या हम यहाँ एक तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? अरे वाह, ये एक बहुत ही बेहतरीन नजरिया है। इसे बिल्कुल एक सीसॉ की तरह ही सोचिए। यानी अगर एक तरफ 10 किलो का वजन हो और दूसरी तरफ 20 किलो का वजन हो, तो जो उनका बैलेंस पॉइंट होगा वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा और वही पॉइंट हमें बताएगा कि किस तरफ कितना पैसा लगा है। एग्जैक्टली। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें सीधे उस पैसे का रेशियो दे देता है जो मेज और कुर्सियों में लगा है। जब हम क्रॉस सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उस फ्रैक्शन को हटाने के लिए नंबर्स एडजस्ट हो जाते हैं और एंड में हमें 50 और 27 का एक बहुत ही साफ सुथरा रेशियो मिल जाता है। 50 और 27, तो हमने कोई एक्स नहीं निकाला।
हमने बस वो बैलेंस पॉइंट ढूंढा और हमें पता चल गया कि अगर टोटल इन्वेस्टमेंट के हिस्से किए जाएं तो मेज़ का हिस्सा 50 है और कुर्सियों का 27। हाँ, अब अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो 50 + 27 हुए 77 यूनिट्स और हमें पता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट 15,400 रुपए है। समझा। तो अगर 77 यूनिट्स की वैल्यू 15,400 है तो एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम 15,400 को 77 से डिवाइड करेंगे। सही, जो डिवाइड करने पर सीधा 200 रुपए आता है। एक यूनिट मतलब 200 रुपए। और जैसे ही एक यूनिट की वैल्यू आई हमारा काम आसान हो गया। कुर्सियों का हिस्सा 27 यूनिट था तो सारी कुर्सियों का कॉस्ट प्राइस होगा 27 गुना 200 यानी 5400 रुपए। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सवाल में सारी 9 कुर्सियों का दाम नहीं पूछा था। हाँ, सवाल में सिर्फ 3 कुर्सियों का कॉस्ट प्राइस पूछा था। तो अगर 9 कुर्सियों का दाम 5400 है तो 3 का निकालने के लिए हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे जो कि 1800 रुपए आएगा। बिल्कुल, ये आखिरी कदम बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम के प्रेशर में लोग 5400 देखकर उसी को आंसर मार्क कर देते हैं। लेकिन आपने देखा है कि कैसे हमने उस डरावने कैलकुलेशन को बस एक बैलेंस पॉइंट से बाईपास कर दिया। ये तो वाकई सीढ़ियों की जगह एलिवेटर लेने जैसा ही था। लेकिन चलिए इस एलिवेटर को एक और डरावनी सिचुएशन में टेस्ट करते हैं। जब 2 प्रॉफिट को मिलाना हो तब तो ये सीसॉ काम करता है। लेकिन क्या हो जब चीजें आपस में टकराने लगे? टकराने लगे मतलब? मेरा मतलब है जब एक आइटम पर प्रॉफिट हो रहा हो और दूसरे पर लॉस हो रहा हो, क्या तब भी मैथ्स का कोई शॉर्टकट काम आएगा? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। हमारे सोर्स में कंसेप्ट तरह का जो दूसरा एग्जाम्पल है वो इसी का है। इसमें क्या होता है कि एक टेबल को 12% लॉस पर बेचा जाता है और एक किताब को 19% प्रॉफिट पर। ओके, तो यहाँ फायदा और नुकसान दोनों हो रहा है। हाँ, और इस पूरी डील में 107 रुपए का प्रॉफिट होता है। लेकिन उसके बाद ना सिचुएशन को पलट दिया जाता है। अगर टेबल को 12% प्रॉफिट पर बेचा जाए और किताब को 16% लॉस पर बेचा जाए तो ओवरऑल 40 रुपए का नुकसान होता है। बाप रे। और अब उन्होंने पूछा है कि टेबल और किताब के कॉस्ट प्राइस के बीच का अंतर क्या है। ये तो ढेर सारी इन्फॉर्मेशन होगी। अगर मैं इसके लिए फिर से x और y की इक्वेशन बनाऊं तो मैं पक्का किसी पॉइंट या डेसिमल वाले कैलकुलेशन में फंस जाऊंगा क्योंकि 12% निकालना मतलब। और इसीलिए ऐसे सवालों में हम सिर्फ x और y नहीं मानते, हम उनके कॉस्ट प्राइस को 100x और 100y मान लेते हैं। अच्छा, ताकि जब हम उनका परसेंट निकालें तो वो फ्रैक्शन ना बने। 12% का सीधा 12x बन जाए। ये स्मार्ट है। बिल्कुल। तो पहले ही सिचुएशन देखते हैं। टेबल पर 12% लॉस है तो हम इसको -12x की तरह लिखेंगे। किताब पर 19% प्रॉफिट है तो ये +19y हो गया और टोटल रिजल्ट है 107 रुपए का प्रॉफिट। तो हमारी पहली लाइन बन गई -12x + 19y = 107। और दूसरी सिचुएशन में टेबल पर 12% प्रॉफिट है तो ये हुआ +12x। किताब पर 16% लॉस है तो ये हुआ -16y और टोटल रिजल्ट है 40 रुपए का नुकसान, मतलब -40। एक सेकेंड, अगर मैं इन दोनों सिचुएशंस को एक के ऊपर एक रख कर देखूं, पहली सिचुएशन में -12x है और दूसरी में +12x है। बिल्कुल। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह खत्म नहीं कर देंगे? बिल्कुल खत्म कर देंगे। यही तो इन सिमल्टेनियस इक्वेशंस का मैजिक है। ये तो मुझे उन एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वाले हेडफोन्स की याद दिला रहा है। नॉइस कैंसिलेशन, इसे थोड़ा डिटेल में समझाएंगे? हाँ, देखिए, जब हम नॉइस कैंसिलेशन वाले हेडफोन्स पहनते हैं ना तो वो बाहर की आवाज़ को रोकते कैसे हैं? वो बाहर आने वाली साउंड वेव को सुनते हैं और तुरंत उसके बिल्कुल ऑपोजिट यानी विपरीत साउंड वेव क्रिएट करते हैं। सही। जब ये दोनों ऑपोजिट वेव्स आपस में टकराती हैं ना तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और हमें सिर्फ अपना म्यूजिक सुनाई देता है। यहाँ भी तो वही हो रहा है। जो -12x है वो ऊपर आने वाले +12x से टकराता है और बूम, नॉइस कैंसल्ड, x पूरी तरह से गायब हो गया। ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। एग्जाम सेट करने वाले जानबूझकर ऐसी नॉइज क्रिएट करते हैं ताकि स्टूडेंट्स डर जाएं। लेकिन अगर आप पैटर्न को समझें तो वो दोनों 12x एक दूसरे को कैंसिल करने के लिए ही वहां रखे गए थे। तो अब हमारे पास x तो बचा ही नहीं, सिर्फ y बचा।
पहली इक्वेशन का +19y और दूसरी का -16y। 19 में से 16 गए तो बचे 3y। और इक्वेशन के दूसरी तरफ 107 के प्रॉफिट में से 40 का लॉस घटा दें। 107 - 40 तो बचा 120। मतलब ये पूरा डरावना सवाल सिकुड़कर सिर्फ इतना रह गया कि 3y की वैल्यू 120 है। और अगर 3y बराबर है 120 के, तो y की वैल्यू निकल आई 40। और क्योंकि हमने किताब का दाम 100y मारा था, तो किताब का कॉस्ट प्राइस हो गया 100 × 40 यानी 4000 रुपए। और एक बार जब हमें y मिल गया, तो हम किसी भी इक्वेशन में इसे रखकर x निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन करने पर टेबल का कॉस्ट प्राइस आएगा 5000 रुपए। और सवाल में टेबल और किताब के प्राइस का डिफरेंस पूछा गया था, तो 5000 और 4000 के बीच का डिफरेंस हुआ 1000 रुपए। ये वाकई आंखें खोलने वाला था। जो सवाल शुरू में इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा था, वो बस एक नॉइस कैंसिलेशन का पैटर्न था। यही स्मार्ट वर्क होता है। अगर आप ये पैटर्न देख सकते हैं, तो आपको वो सीढ़ियों वाला लंबा रास्ता लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या हो अगर कोई सवाल ऐसा आ जाए जहां कुछ भी कैंसिल ना हो रहा हो? मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन जहां प्रॉफिट परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस बिल्कुल बराबर हो जाएं। हमारे सोर्स के कॉन्सेप्ट 14 में एक ऐसी ही कंडीशन दी गई है, और मुझे तो ये सबसे ज्यादा डरावनी लगती है। ओह, आप when P% is equal to CP वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं। हाँ, ये थोड़ी मुश्किल लग सकती है। हाँ, उसमें एक एग्जाम्पल है कि एक कलाई घड़ी 1200 रुपए में बेची जाती है और उसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो उसके कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो उस घड़ी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? अब अगर मैं इसे थोड़ा लॉजिकली सेट करने की कोशिश करूं, कीजिए ट्राई। अगर कॉस्ट प्राइस x है और प्रॉफिट भी x% है, तो x प्लस x का x%। रुको, अगर मैं x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो तो x² बन जाएगा। ये तो पूरी तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बिल्कुल। और प्रेशर में आकर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करना सच में किसी बुरे सपने जैसा है। लेकिन यहाँ पर मैथ्स के एक्सपर्ट्स ने हमारे लिए एक रेडीमेड और अल्टीमेट शॉर्टकट फॉर्मूला बना दिया है। वो अल्टीमेट फॉर्मूला क्या है? जब भी प्रॉफिट परसेंट कॉस्ट प्राइस के बराबर हो, तो सीपी निकालने का सीधा फॉर्मूला है 10 गुणा ब्रैकेट के अंदर √25 प्लस सेलिंग प्राइस और फिर अंडररूट के बाहर -5। एक सेकेंड, मैं इसको दिमाग में सेट कर लूं। सीपी बराबर है 10 गुना अंडररूट में 25 प्लस एसपी और फिर बाहर आके -5। होल्ड ऑन, ये 25 और 5 कहां से टपक पड़े? सवाल में तो सिर्फ 1200 रुपए का एसपी दिया है। ये फॉर्मूला मुझे किसी जादूगर की मैजिक ट्रिक लग रहा है, जहां उसने अचानक हाथ में से कबूतर निकाल दिया। आप बस ऐसे अपनी मर्जी से 25 नहीं जोड़ सकती? ये कोई मैजिक ट्रिक या रटी हुई चीज नहीं है। इसके पीछे ना एक बहुत ही सॉलिड लॉजिक है। जो x² वाली इक्वेशन आपने अभी बनाई थी, उसे सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियंस एक टेक्निक यूज करते हैं, जिसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर कहते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर? ये कैसे काम करता है? देखिए, जब इक्वेशन में x² और x दोनों होते हैं, तो आप x को आसानी से अलग नहीं कर सकते। इसलिए एक्सपर्ट्स इक्वेशन के दोनों तरफ एक स्पेसिफिक नंबर जोड़ते हैं ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। एक बार वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो उसका स्क्वायर रूट निकालकर x को आसानी से आज़ाद किया जा सकता है। ओके, तो वो स्पेसिफिक नंबर होता क्या है? क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं जो हमेशा 100 पर बेस्ड होता है, तो इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूल के हिसाब से हमें 100 के आधे हिस्से यानी 50 का स्क्वायर करना होता है। उसी लंबी प्रोसेस को जब सिंप्लीफाई किया जाता है, तो वो 25 एक कांस्टेंट की तरह निकल कर आता है, और वो जो बाहर 5 है, वो भी उसी रूट प्रोसेस का फाइनल हिस्सा है। ओह अच्छा, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला कोई रैंडम टोटका नहीं है। एक्सपर्ट्स ने उस दर्दनाक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले ही सॉल्व करके हमारे लिए एक प्लग एंड प्ले मशीन बना दी है। बिल्कुल, ये एक रेडीमेड मशीन ही है। चलिए, अब इस सवाल को मशीन में डालते हैं। हमारा सेलिंग प्राइस है 1200 रुपए, तो फॉर्मूला के हिसाब से अंडररूट के अंदर आएगा 25 प्लस 1200, जो बन गया 1225। अब हमें 1225 का स्क्वायर रूट निकालना है। क्योंकि ये 25 पर खत्म हो रहा है, तो इसका रूट पक्का
5 पर ही एंड होगा, और 12 जो है वो 3 और 4 का गुणा है, तो ये 35 होगा। हाँ, 35 का स्क्वायर 1225 होता है। परफेक्ट। तो अंडर रूट सॉल्व होकर 35 आ गया। अब फॉर्मूला कहता है कि इसमें से 5 माइनस करना है। 35 माइनस 5 हुआ 30, और एंड में ब्रैकेट के बाहर वाले 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 गुणा 30 यानी 300। वाह! तो कॉस्ट प्राइस हो गया 300 रुपए। बिना किसी एक्स स्क्वायर के, बिना पसीना बहाए हम सीधे 300 पर पहुंच गए। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर सीपी 300 है तो प्रॉफिट परसेंट भी 300 ही होगा। हाँ, तो 300 का 300% वो हुआ 900 रुपए। और अगर मैं कॉस्ट प्राइस 300 में ये 900 रुपए का प्रॉफिट जोड़ दूं तो टोटल सेलिंग प्राइस बनता है 1200 रुपए। हाँ, ये तो एकदम प्रॉपर्ली काम कर रहा है। यही तो इस आज के डीप डाइव का सबसे बड़ा टेक अवे है। आज की इस चर्चा ने सच में मैथ को देखने का नजरिया ही बदल दिया। जो सवाल पहले पहाड़ जैसे लगते थे, वो अब बस छोटी छोटी ट्रिकी पहेलियों जैसे लग रहे हैं। और जब मैथ एक पहेली बन जाता है तो उसे सॉल्व करने में थकान नहीं होती, बल्कि मजा आने लगता है। आज के इस डीप डाइव को हम यहीं विराम देते हैं। हमेशा याद रखिए, मैथ की मुश्किल सीढ़ियों से घबराने की जरूरत नहीं है। बस अपना हिडन एलिवेटर ढूंढना सीखिए। सुनते रहिए, नई ट्रिक्स और पैटर्न्स खोजते रहिए।